हेलो गाइस, वेलकम टू द निर्वाण एकेडमी। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारी डेमोक्रेसी की 4 पिलर्स में से एक पिलर है। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर 4 पिलर्स में से एक भी पिलर गिर गया तो उस चीज़ का खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसमें सरकार का, इसमें जो गवर्नमेंट है, इसका कोई प्रेशर नहीं होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सबके लिए एक समान डिसीजन देती है। ठीक है। उसके लिए कोई नहीं होता है कि कौन सा किस पावर में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं सीधे अपने वीडियो की तरफ। जो अब हमारा जो केसेस है, तो हमारा दोस्तों पहला केस है शंकर प्रसाद केस। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना हो तो ये आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है। तो 1951 में शंकर प्रसाद केस में इस बात को चेक करने के लिए और परखने के लिए कि क्या जो हमारी गवर्नमेंट है पार्लियामेंट के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर सकती है क्या। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था, ये 1951 में हमारे एक फंडामेंटल राइट को, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको अमेंडमेंट करके सिर्फ लीगल राइट तक ही सीमित कर दिया। तो मूल जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, तो ये हनन का पहला मामला था जिसे शंकर प्रसाद केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो जिस पर कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हमारे जो फंडामेंटल राइट है इसमें परिवर्तन कर सकती है। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा था कि आर्टिकल 13 में जो जिक्र है कि अगर कोई हमारे मतलब अगर कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो वह इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अर्थात कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना यह कोई कानून नहीं है, इसलिए यह आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कब कहा गया? ये हमारा कहा गया था शंकर प्रसाद केस में। तो उसके बाद जो हमारा अगला केस हुआ, ये हुआ बेरूबारी यूनियन केस। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बर है, ये प्रीएम्बर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है। ये कब कहा गया था? ये कहा गया था बेरूबारी मामले में। तो दोस्तों, हम आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने आपको इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब, ये आपकी एक रिवीजन केस है। रिवीजन जितने सारे केसेस हैं ये आपके रिवीजन केस हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। अगर आपको इसके सारे डिटेल में PDF चाहिए तो हमारे आपको टेलीग्राम में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो हम जल्द ही एक सीरीज़ शुरू करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, जिसमें हम पॉलिटी के सारे चैप्टर कवर करेंगे M लक्ष्मीकांत के। तो आप इसका जो जितने भी डिटेल केसेस हैं आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे जो उस केस से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम है वो, उसके लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए सिर्फ हम इम्पॉर्टेंस पॉइंट ही कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा गोलकनाथ केस था। अब गोलकनाथ केस में क्या कहा गया? और गोलकनाथ केस से 2 अमेंडमेंट हुए थे, 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट गोलकनाथ केस से हुआ था। तो अब इसमें क्या था कि आर्टिकल 368 में जो पहले अपना डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसको चेंज कर दिया और बोला कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो हमारे फंडामेंटल राइट है इसको समाप्त करने या ख़त्म करने या फिर सीमित करने की शक्ति नहीं रखता है। और इसमें कुल 11 जजेस थे की बेंच ने, जो 6 जजेस इसके सपोर्ट में थे और 5 सपोर्ट में नहीं थे। उसके बाद हमारा हुआ 24th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1971 में। और इसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग मूल हमारे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, मतलब अमेंडमेंट किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमारा हुआ नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ 25th अमेंडमेंट। ये कब हुआ? 1971 में हुआ। इसमें कहा गया कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको सीमित करने के लिए 39B और 39C के अकॉर्डिंग DPSP को लागू करने के उद्देश्य से अगर कोई कानून बनाया जाता है
ठीक है, तो इस आधार पर उसको इनवैलिड नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इससे आर्टिकल 14, 19 और 31 का हनन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए दो जो केसेस थे, दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन चेंज कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, यह कोई कानून नहीं है, इसलिए 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और गोरखनाथ केस में बोला 11 जजेस की बेंच ने बोला कि जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने या फिर सीमित करने की शक्ति नहीं रखता है पार्लियामेंट। और 24th अमेंडमेंट में बोला कि 368 के अकॉर्डिंग हमारे फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और 25th अमेंडमेंट में बोला कि अगर 39A और 39B और 39C के तहत TPSP को लागू करने के उद्देश्य से अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे उस आधार पर इनवैलिड नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14, 19 और 31 वर्णित अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, तो चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट केस था मेनका गांधी बनाम यूनियन संघ। ठीक है, आई एम सॉरी, जो हमारा केस था केशवानंद भारती बनाम यूनियन संघ। अब केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया? केशवानंद भारती केस में बोला गया कि हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट को मतलब अमेंडमेंट करने के लिए उतनी सक्षम है जितने कि संविधान के किसी अन्य पार्ट को लेकिन संविधान का जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, ये जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को ना तो ख़त्म कर सकती है और ना ही समाप्त कर सकती है। ठीक है, उसमें बोला गया कि आप इसमें कोई भी अमेंडमेंट करो, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको कोई भी अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे बोला गया था? ये बोला गया था हमारे केशवानंद भारती केस में। ठीक, अब हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट केस है, ये हमारा केस है मेनका गांधी बनाम यूनियन संघ। तो मेनका गांधी ये केस कब हुआ था? ये केस हुआ था 1967 को, सॉरी 1977 को ये केस हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? इसमें केस में ये हुआ था कि जब मेनका गांधी जी कहीं जा रही थी, फॉरेन भी जा रही थी, तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। ठीक है, अब उन्होंने जब इस सुप्रीम कोर्ट में बोला, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि 1967 की धारा जो है 10 कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 को ये शक्तियाँ प्रदान करती है। ठीक, इसमें ये बोला गया, और ये बोला गया कि आर्टिकल 19 जो है, जो हमारी आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हमारे फंडामेंटल राइट है, और इसके अधिकारों को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही छीना जा सकता है। ये कब बोला गया था? ये बोला गया था मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस में क्या बोला गया था कि जो हमारी राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, इसको ना तो छीना जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग सभी नागरिकों को, सभी जो हमारे सिटीजन हैं, इनको समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक, और इसमें जो पासपोर्ट जब्त करना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई पासपोर्ट जब्त करता है तो आप सीधे केस में जा सकते, आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड पूरी सीरीज़ चाहिए यूपीएससी के लिए, तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। जल्द ही हम ये सीरीज़ शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। जय हिंद।